IQM के बानियों कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के तारीखी और फिक्रंगेज लेक्चर्स देखने और सुनने के लिए रेवलेशंस विद अल्ताफ हुसैन यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। उसी ने हक पे जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज। उसी ने हक पे जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज। गली गली अब गूंज रही है उसकी ही आवाज। सबसे बुलंद और सबसे ऊंची है जिसकी परवाज। मजलूमों का नारा है अल्ताफ हुसैन। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। के सर पे चलने वाली वो हक की तलवार। जुल्म के सर पे चलने वाली वो हक की तलवार। बातिल के तूफान की राह में वो ऊंची दीवार। देखो हक की अजमत का है वो रोशन मीनार। बातिल से टकराता है अल्ताफ हुसैन। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है,
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुसूसन उसमें मैं बच्चों, छोटी उम्र के बच्चों, यानी अभी छोटी उम्र के बच्चों से मुराद ये है कि जिसको अमूमन मिलीनियल्स मैं कहा करता हूँ, लेकिन एक मिलीनियल से नीचे भी एक फोरम होता है जहाँ 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास जो होते हैं उसमें बच्चे पढ़ते हैं। उनसे ख़ास तौर पे फिर मिलीनियल के बाद यूथ, जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में होते हैं, स्कूलों के आखिरी मरहाइल पे होते हैं, उन सब को मुखातिब करते हुए इंतहाई अहम बातें करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि रात के इस वक्त लंदन वक्त के मुताबिक तकरीबन 10 या ज़्यादा बज रहे होंगे और पाकिस्तान में इस वक्त 1 रात के पाकिस्तान में 2 बज रहे होंगे। तो अगर आप सो गए हैं जो लोग और जो बहुत से लोग ऐसे हैं कि कल एक मुजाहरा हुआ था बहरिया टाउन DHA ज़मीनों पर कब्ज़ा, सिंध के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के मुताल्लिक़ के ख़िलाफ़। तो बहुत से लोग थके हुए भी होंगे। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को जो भी देख रहे हैं, मैं राब्ता कमेटी से भी कहूँगा और IT टीम से कि इसको कल सुबह भी रिलीज़ कर दें ऐसे टाइम पे कि लोग जब उठ जाएं और उठ के देख सकें। 2-3 मरतबा कल इसको YouTube पे चलाएं और दीगर जो चैनल्स हैं MQM के उन पे चलाएं और जो यूनिटों के अपने अपने चैनल्स हैं उन पे चलाएं, ताकि जो नहीं देख सके हैं वो देख सकें। इससे पहले कि मैं अपनी बातों का आगाज़ करूं, सबसे पहले मैं आप सबको अपना सलाम पेश करता हूं। अस्सलामु अलैकुम, आदाबर्स। बातों की इब्तिदा करने से पहले आज सुबह, यानी हम आज सुबह ही कहेंगे, लेकिन कल की सुबह 3:30 बजे रात को के करीब 3:30 बजे रात थी। घोटकी का जो हाँ, तो घोटकी में ट्रेन का एक अलमनाक हादसा हुआ है, जिसमें
सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं और दर्जनों लोग हलाक हुए हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं, शेरख्वार बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। यानी शेरख्वार बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हैं। अब मुख्तलिफ टीवी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ कहते हैं कि 30 मरे हैं, हलाक हुए हैं, कुछ 35, कुछ 40, कुछ 50 कह रहे हैं। अभी एग्जैक्ट फिगर जो है वो नहीं आई है। बहरहाल मौत होती है, चाहे वो एक की भी हो, चाहे वो 10 की हो। एक की मौत होती है तो उमूमन एक के मुताल्लिकीन मुतासिर होते हैं, और अगर 10 अफराद की किसी भी वजह से मौत हो जाए तो 10 अफराद के मुताल्लिकीन मुतासिर होते हैं। तो यहाँ अगर दर्जनों की हलाकत है तो दर्जनों के मुताल्लिकीन जो हैं वो यकीनन दुख, सदमे, रंज, अलम की कैफियत में होंगे। मरने वाले तो चले गए, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला जो लोग खुदकी के ट्रेन हादसों में हलाक हुए हैं, अल्लाह ताला उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करते हुए या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उनको जवार रहमत में जगह अता फरमा, उनको शहादत का दर्जा अता फरमा, और जो ज़ख्मी हैं पाक परवरदिगार आलम उनको सेहत कामिल व आजिला अता फरमा, जल्द से जल्द सेहत याब करे। और जो मुताल्लिकीन हैं, सोगवारान हैं, जिनके लोग, जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए, उनके घर वाले हैं, सोगवार हैं, तमाम सोगवारान जितने भी हैं अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन, अगर मैं इस हादसे के पस मंज़र में जाऊंगा तो जो इमरजेंसी में खिताब रखा है उसमें देर भी हो गई, क्योंकि मैं हॉस्पिटल गया था चेकअप के लिए, तो 7 बजे चेकअप था, तो मैं समझ रहा था कि यकीनन हम जल्दी आ जाएंगे वापस, 8:30 बजे तक आ जाएंगे और 9 बजे खिताब शुरू कर देंगे। लेकिन उसमें कुछ देर हो गई। कभी हर जगह ये तो होता है, लंदन ही की बात नहीं है, कहीं ट्रैफिक कम होता है, कभी ज़्यादा होता है सड़कों पर। बहरहाल देर से आने की माजरत चाहता हूँ। नौजवानों, अब आप कागज़ और कलम पे लिखना शुरू कर दीजिए। मुख्तसरन आपको मैं कुछ अहम बातें बताना चाहता हूँ, जिसके लिए रिसर्च के लिए आपको लाखों किताबें, हज़ारों किताबें पढ़नी पड़ेंगी। नंबर 1,
पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है? एक मुल्क का नाम है। अच्छा, हर मुल्क की अपनी अपनी तारीख होती है, तारीख पैदाइश होती है और तारीख वफात होती है। दुनिया में सैकड़ों मुल्क, सैकड़ों सल्तनतें, सैकड़ों हुकूमतें आई, उसके बाद वो हुकूमतें क्या, वो मुल्क ही खत्म हो गए। खास तौर पे हिस्ट्री के तालिब इल्म इस बात को बेहतर तौर पर बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं अगर आप जानना चाहें तो। मिसाल के तौर पे इस दुनिया में एक मुल्क है, इस वक्त भी मुल्क है मौजूद, और हम चाहते हैं कि अल्लाह उसे कायम रखे। उसका नाम इजिप्ट है, मिस्र है। अब मिस्र में उर्दू समझने वाले समझेंगे एहराम मिस्र कहते हैं, पिरामिड्स कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। ये जो एहराम मिस्र है, उसके बारे में यानी आज के दिन तक ये तहकीकात हो रही हैं कि जहां पर एहराम मिस्र वाक़े हैं, यानी पिरामिड्स हैं मिस्र के इलाके में, तो वो बने कैसे? जबकि करीब करीब कोई ऐसे पत्थर मील उस इलाके में दूर दूर तक नहीं पाए जाते थे जिन पत्थरों से ये पिरामिड्स बने हैं। तो आप देखिए कि पिरामिड्स तो मौजूद हैं, मगर पिरामिड्स के दौर की हुकूमत जो है, अब वो कौन सी हुकूमत थी? वैसे तो कहते हैं कि फिरौन की हुकूमत थी, फिरौनों की हुकूमत थी, लेकिन मिस्र की तहरीब कदीम तरीन तारीख में मिस्र के इलाके को की तहजीब को कहा जाता है कि बहुत कदीम तहजीब है। बेबीलोनियन, अंग्रेजी में इसको बेबीलोनियन तहजीब कहते हैं। बेबीलोनियन तहजीब कहलाती है। अब उस बेबीलोनियन तहजीब का कहीं नाम और निशान नहीं है। इसी तरीके से आपने ग्रीक एम्पायर्स
इसी तरह आपने रोमन एम्पायर्स और ताज़ा तरीन जो वाकया है, वो जो ताज़ा तरीन एम्पायर वो मुसलमानों की एम्पायर, फिर उसके बाद बरतानिया की एम्पायर आई। वो जो मुसलमानों की एम्पायर थी वो उसको ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, सल्तनत उस्मानिया। देखिए, बात से बात निकलती है तो वक्त कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। तो मैंने कहा कि मुल्क पैदा भी होते हैं, मुल्क खत्म भी होते हैं, कौमें बनती भी हैं, कौमें खत्म भी हो जाती हैं। ये कानून कुदरत है। हत्ता के एक दौर की तमाम जानदार चीजें वो सिरे से इस दुनिया से खत्म हो जाती हैं। और फिर दोबारा जिंदा अशिया का दोबारा जन्म होने लगता है। अब ताजा तरीन जो इंसान है, अब इंसानों की तारीख में एक डार्विन थ्योरी के के बंदर से उसके अंदर वक्त के साथ साथ उसके अंदर तब्दीलियां होती रहीं और एवोल्यूशन होता रहा, और एवोल्यूशन से इंसान बन गया। लेकिन इसका कोई सबूत वाज़े मौजूद नहीं है। तो मैंने कहा था कि लफ्ज़ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान, अब मैं मौजू की तरफ आता हूं वरना बात बहुत दूर तक चली जाएगी और बात से बात निकलेगी, तो फिर इंशाअल्लाह आपको इन बातों के बारे में भी अल्लाह ने चाहा तो मैं बताऊंगा। जो अभी बातें मैं कर रहा हूं, ऐसी बहुत सी बातें जो हैं वो मैं आपको जिंदगी रही तो वक्तन फवक्तन बताता रहूंगा। और 45 साल से मैं स्टडी सर्किल कर रहा हूं। जब मैं पाकिस्तान में था मौजूद तो वहां भी करता था, और जब मैं 30 साल से लंदन में हूं तो 30 साल से मैं लंदन में बजरिया ऑडियो, बजरिया वीडियो, यानी जब वीडियो का ज़माना था तो वीडियो के ज़रिए करते थे, फ़ोनों के ज़रिए करते थे, फिर उसके बाद अब वीडियो के ज़रिए आपसे बातचीत हो रही है। और अब वीडियो के ज़रिए मैं फ़िक्र नशिस्तें जो है वो करता हूँ, जो हल्फशुदा कारकुनान की या सीनियर मोस्ट कारकुनान की होती है। एक तो हल्फशुदा कारकुनान पर बड़ा एतराज़ हुआ कि भाई ये हल्फशुदा कारकुनान के होते हैं। दुनिया में अमेरिका का सदर हो या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जज हो या सदर हो,
जब वो सदारत के ओहदे पर पहुंचेगा उसे लाजमन हल्फ लेना पड़ेगा। अब ऐतराज इस पे आया कि ऐतराज जो है वो इस पे आया कि कुरान शरीफ पे हल्फ। तो कौन सी ऐसी जमात है जहां ऊंच नीच न होती हो? तो हर जमात के अंदर कुरान मजीद के ऊपर जो है वो हल्फ लिए जाते हैं ताकि मजहबी एतबार से कुरान पर एक ऐसा एतमाद है कि कुरान पर कोई हाथ रख के वादा करे तो वो अपना वादा तोड़ता नहीं है। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हर आदमी कुरान शरीफ पे हल्फ उठाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो हल्फ ना तोड़े। जिनके दिल में अल्लाह और उसके कुरान की अहमियत वैल्यू यकीन, अगर मैं फिर बात कहां से कहां निकल रही है, देखिए मैं क्या करूं। मैं देखिए मजहब क्या है? मजहब को साइंसी तौर पर दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है। देखिए ये जुमला मैं जो कह रहा हूं इस पे ऐतराज बहुत से लोग करेंगे। ऐतराज करने के बजाय वो मेरा जवाब दे, मुझसे मनाजरा करें। दुनिया में कोई एक मजहब ऐसा नहीं है बशमूल मजहब इस्लाम के कि जिसको साइंसी बुनियादों पर साबित किया जा सकता हो कि ये मजहब जो है सही है या नाऊज़ बिल्लाह ये गलत है। देखिए जब तक हम साइंसी एतबार से किसी के होने या न होने या क्या चीज है उसके लिए एनालिसिस, उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे तो हम कैसे नतीजे पर पहुंचेंगे? अभी बच्ची एक उसका कत्ल हुआ था पंजाब के अंदर, तो उसका कातिल जो है वो पकड़ा गया था। फिर एक लंबी कहानी है, बहरहाल उसका फिर फॉरेंसिक टेस्ट हुआ। तो फॉरेंसिक टेस्ट से जनाब साबित हुआ कि वो जो मादे के मर्द के जो मर्द का सीमेन होता है, जो मनी होती है, तो उसका डीएनए जब टेस्ट किया गया, डीएनए एनालिसिस किया गया, तो उससे अंदाजा हो गया कि हाँ भाई, इसी तरीके से
कार है, चोरी हो गई, तो कार की भी एनालिसिस की जाती है। अब वो कार की एनालिसिस किस तरह से की जाती है? कार की एनालिसिस, कार के ऊपर हाथ भी लगते हैं, हाथ के अंदर भी निशानात होते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं ना। अच्छा, मैं छोड़े, कहां से कहां मैं जा रहा हूं, पूरी रात हो जाएगी। हाँ, तो मैं वापस आता हूं अपनी बात के ऊपर। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक मुल्क है जो 14 अगस्त 1947, ये तो हो गई उर्दू की तारीख पैदाइश। 14 अगस्त 1947। तारीख पैदाइश पाकिस्तान की, मुल्क की। अब पाकिस्तान 47 से पहले किस मुल्क का हिस्सा था? ईरान का था, अमेरिका का था, बरतानिया का था, अफ्रीका का था, यूरोप के फ्रांस का था, किस मुल्क का था? तो इलाके का नाम जो था वो था इंडिया, भारत। और इंडिया और भारत, यानी भारत, इंडिया जो है यानी मुल्क तो मौजूद था, लेकिन वो मकबूजा हो चुका था, ऑक्यूपाइड हो चुका था। किसने उसको मकबूजा किया? यानी मकबूजा का मतलब क्या होता है? बच्चे समझे कि आपका पेन, पेंसिल और आपकी किताब है, मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूं या बगैर ताकत इस्तेमाल किए मैंने आपकी किताब, कलम, कॉपी वो चोरी कर ली। अब तो वो चोरी में फिर उसकी मिल्कियत हो गई जिसने चोरी की। अब जब चोरी की तहकीकात होगी तब जाके पता लगेगा कि ये चोरी की भी है या नहीं की है। इसी तरीके से यानी कब्जा, कि आपने किसी को मारकर ताकत के जरिए उससे चीज छीन कर उसको गिरा के जमीन पे लड़कर उसकी किताबें, पेन, पेंसिल, कागज, कलम, किताबें, कापियां वो उससे छीन ली, आपका कब्जा हो गया।
बरतानिया ने ये मैं इंशाअल्लाह किसी लेक्चर में जिंदगी रही तो जरूर बताऊंगा, याद दिलाइए। आप फोन कर सकते हैं, आप याद दिला सकते हैं, फैक्स भेज सकते हैं। मैं राब्ता कमेटी के अरकान से कहूँगा कि मुझे दोबारा से ईमेल नंबर और टेलीफोन नंबर ऑफिस के दें लिख के, और इस तरह के मैं उसको सही तरीके से बता सकूं, उसके साथ लिख के मुझे दीजिए, जो ऑफिस के हों, जो कोड के साथ, एरिया कोड, हर जगह के एरिया कोड होते हैं। अब ये मैं इस बहस में जाऊंगा तो फिर बात कहीं से कहीं हो जाएगी, तो आप याद दिला दीजिए। तो मैं बता रहा था कि 1947 के बरतानिया जो था कि आपने किताबें छीन ली ताकत से, तो वो आपने कब्जा कर लिया ना। इसी तरीके से आपका घर है, मैंने आपको घर से बाहर निकाल दिया, आप कमजोर थे, आप घर के बाहर बैठे हुए हैं, महल्ले वाले बोल नहीं रहे डर के, इसलिए कि जो बोलेगा मैं उसको मारूंगा। अब मारना कई तरीके का होता है, एक मारना घूसे का भी होता है, एक डंडे से मारना भी होता है, लाठी से मारना भी होता है, सरिये से मारना भी होता है, और एक चाकू से मारना, तलवार से मारना। और आजकल तो जदीद दुनिया में गनों का मसला आ गया है, ठस किया और आदमी गया, गोली से मारते। तो सल्तनत बरतानिया ने इंपीरियलिस्ट, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने, ब्रिटिश की इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट थी, सल्तनत बरतानिया ने, ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया में ताकत के जोर पर, बंदूक के जोर पर कब्जा कर लिया। और ये तरीका आज तक जारी है, जैसे कि बंदूक के जरिए, बंदूक ताकत, अफरादी कुव्वत और ताकत बंदूक की हो, और बड़ी ताकतों की सपोर्ट भी हो, जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, मगरबी कुव्वतें हैं, ताकतवर ममालिक हैं, इनकी सपोर्ट भी हो, तो फिर आपको लाइसेंस टू लूट, लाइसेंस टू किल, लाइसेंस टू प्लंडर, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई, ये लाइसेंस मिल जाता है। यानी आप CNN देखते होंगे, आप इस BBC रेडियो सुनते होंगे, BBC के अलावा जो आपके शौक के टेलीविजन है, आप वो देखते होंगे मालूमात के लिए, कि आपकी मालूमात बढ़े। तो उनके जरिए आपको मालूम हो चलता है कि आज
क्या हुआ, आज कहाँ क्या हुआ, आज किस मुल्क में क्या हुआ। फिर अपने मुल्क की बात भी मालूम होती है, इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी रेडियो जब आप सुनते हैं, इंटरनेशनली आप ट्यून करते हैं अपने टेलीविजन को, चैनलों को बदलते हैं या रेडियो को, तो आपको दुनिया की खबरें मालूम होती हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो उस जमाने में जब सल्तनत बरतानिया की हुकूमत थी, तो जब कब्जा किया था, तो उस जमाने में मीडिया का जो दौर आज है, इसका 1% होगा उस जमाने में। जो आज है मीडिया की इजादात जितनी भी हुई हैं, नई नई इन्वेंशंस, उसके मुकाबले का चले बहुत, अगर आप ज्यादा कर लें तो 5% लगा लीजिए, इससे ज्यादा फिर भी नहीं होगा। चले कागज को लगा लें, प्रिंटिंग प्रेस को लगा लें, किसी तरह से भी छापा खाना बना लें, इससे ज्यादा नहीं होगा। फिल्म चरखे वाली फिल्म भी बना लें। आज तो आपके हाथ के अंदर फिल्म होती है, आप फिल्म की मशीनरी आपके हाथ में होती है। हाथ में टेलीफोन है किसी के पास, मोबाइल टेलीफोन। अब मैं अभी आपको दिखा देता हूँ फिल्म, ये लीजिए, ये देखिए, ये है, ये इसका पिछला हिस्सा है, ये इसका अगला हिस्सा है, देख रहे हैं आप, ये फिल्म है। ये आप कहेंगे ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन तो है, इसके कई मकासद हैं, जिसमें एक ये है कि इसके जरिए आप फिल्म बना सकते हैं। और सीक्रेट एजेंसियां, चाहे वो पूरी किसी दुनिया की हो, आजकल सबसे ज्यादा इसी को यूज कर रही हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इसको ISI यूज करती है, MI यूज करती है, IB यूज करती है, FIA यूज करती है, MI यूज करती है, फौज यूज करती है। इसके अलावा और दूसरे छोटे छोटे कैमरे होते हैं, उनके जरिए बुलाया XYZ को, किसी को फांसना है, कोई बड़ा उसूल पसंद आदमी है, किसी को फांसना है जनाब, तो उसको बुला लिया, कमरा भी दे दिया, फिर वहां शरबत वगैरह भी रख दिया। वो आदमी शरीफ आदमी है, कुछ नहीं होता, एक दिन में, अरे छोड़े जी, अरे इतना काम करते हैं जनाब, XYZ साहब, XYZ साहब इतना काम करते हैं, चले थोड़ा सा जरा रिलैक्स भी करें जी, क्या लगा रखा है आपने ये, वो जरा सा शरबत पिलाया जबरदस्ती। अच्छा, अब पिलाने वाले का यानी साकी का भी बड़ा किरदार होता है, क्योंकि साकी पिलाने वाला जो होता है वो जरा बड़ा होता है, उसका वजन ज्यादा होता है, या तो वो कैप्टन होता है, या वो सेकंड लेफ्टिनेंट होता है, या मेजर होता है, या ब्रिगेडियर होता है। और जनरल का हुक्म तो खैर हर्फ आखिरी होता है, वो तो जहर भी दे तो न चाहते हुए कि तेरे खानदान को इसके बदले इतने पैसे मिल जाएंगे, जो खुद का शमले कराए यही तो करके कराया है। फिर आप कहेंगे कि ये अपनी बात से हट गए जनाब, इमरजेंसी खिताब हो रहा है, ये इमरजेंसी की बात है। हाँ, तो बात हो रही थी पाकिस्तान की, फिर वापस आता हूं। तो पाकिस्तान जो है वो
जो पाकिस्तान जो है, अच्छा छोड़िए पाकिस्तान नहीं, अभी आइए वहां पर सल्तनत बरतानिया ने कब्जा कर लिया पूरे हिंदुस्तान के ऊपर और आधी दुनिया पे कर लिया। और बरतानिया ने इतनी दुनिया पे कब्जा कर लिया था कि सूरज निकलता था जहां जहां तक बरतानिया की सल्तनत थी वहां, यानी उसी की सल्तनत में सूरज निकलता था और उसी की सल्तनत की हुदूद जोग्राफिया में ही गुरूब होता था। यानी यूं कह लीजिए कि सूरज बरतानिया का जहां जहां बरतानिया की हुकूमत थी वहां गुरूब ही नहीं होता था। इतनी बरतानिया ने की थी। तो पाकिस्तान एक मुल्क बनाया, तहरीक चली इंडिया में, सारे तहरीक की चलाने वालों को, बड़े बड़े हुर्रियत पसंदों को मार डाला, फांसियां दे दी, बड़ी लंबी दास्तान है। फिर किसी दिन याद दिला दीजिएगा, बता दूंगा। मुझे अभी तक किसी ने टेलीफोन नंबर ऑफिस के और ईमेल नंबर नहीं दिए हैं लिख के कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि ये राब्ता कमेटी वाले लिख के एक खबर में चला देते हैं, वो पढ़ी, किसी ने पढ़ ली एक दफा, बस दे दिया, समझ लिया कि हमने हमेशा हमेशा के लिए काम कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर एक ही चीज के एडवर्टाइजमेंट रोज रोज फिर काय को दिखाए जाते, और एक एक दिन में 10-10 दफा है। एक एक दिन में 10-10 दफा, बल्कि 10-10 दफा से ज्यादा आजकल जैसे दिखाए जा रहे हैं ना। हामिद मीर साहब भी आ रहे हैं और एक और है पाकिस्तान के, हामिद मीर के साथ वो नहीं वो लड़का वो जो कहता है मासूमाना सवाल, क्या नाम है, वसीम बादामी, ये कोरोना के आजकल इंजेक्शन लगवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कई दफा आते हैं टीवी पे, 2 दफा लगवाइए, 2 दफा ज्यादा असर होगा, वगैरह वगैरह, और दिन भर ये रिपीट होता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। अगर आप अपनी इबादत को देख लें, नमाज को देख लें, जो फजर की नमाज में आप पढ़ते हैं, जोहर की नमाज में क्या पढ़ते हैं आप, असर की नमाज में क्या पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज में क्या पढ़ते हैं आप, इशा की नमाज में क्या पढ़ते हैं आप, तहज्जुद की नमाज में क्या पढ़ते हैं आप, नफिल नमाजों में क्या पढ़ते हैं आप, वही चीज पढ़ते हैं जो नमाज में सुबह आपने फजर में पढ़ी होती है। बस इतनी चीजें हैं, चीजें जितनी आपको याद हैं वही अदल बदल करके आप वो पढ़ते रहते हैं। तो मुझे याद दिलाने के लिए आप अहम बात करने जा रहा हूं। ये आगा व्यापार नंबर मैं दिखाता हूं आपको। ये नंबर दिखा रहा हूं, देखिए। अच्छा, जरा जवाब दे दिए कि ये नंबर नजर आ रहे हैं आपको। आ रहे हैं?
अरे भाई फोन पे इतना से तो जवाब दे दो कि आपको ये नंबर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है। जी भाई आ रहे हैं। लिख लिए? रख दूं? आगे बात बहुत करनी है। जी भाई। ये नंबर नजर आ रहा है? जी यार आपको भी थकवा रहा हो, सुबह से काम करते करते ये टाइम हो गया। अरे ये ईमेल नंबर ये देखिए, ये ईमेल नंबर है ये। ईमेल नंबर है ये mqm@mqm.org और ईमेल mqm2005@yahoo.com डॉट अच्छा सॉरी .co.uk। मुझे अभी तक ये ईमेल शीमेल वगैरह वो फुर्सत ही नहीं मिली सीखने की। अच्छा जी, तो इन पे आप करके सिर्फ इतना कह दीजिए कि भाई वो फला चीज खरीदी, भाई को याद दिला दीजिए कि ये लीजिए, ये उस पे भी आ गया, टीवी पे भी आ गया अभी स्क्रीन पे। अच्छा मैं ये कह रहा था कि सल्तनत बहुत सारे हुर्रियत पसंदों ने अंग्रेजों से निकालने की कोशिश की। आखिरी मुगल बादशाहों का जो आखिरी चिराग रह गया था बहादुर शाह जफर, आखिर में उसके बेटों को भी हलाक करके उसको ट्रे में रख के उनके सर वो उसको पेश किए। उसके बाद तख्त से उनको हटाया और गिरफ्तार करके काला पानी भेज दिया। अच्छा काला पानी कहाँ भेजा? काला पानी कहाँ भेजा? ये काला पानी बड़ा सुना है, बताऊंगा वो कहाँ भेजा। काला पानी जिसको कहा कि काला पानी भेज दिया, तो वो था कहाँ के लोग कहलाते थे? पाकिस्तान बहुत आते हैं। हाँ पाकिस्तान के लोग इधर से आते हैं उधर से आते हैं, तो एक नाम लिया जाता था बर्मा का भी, बर्मा का। आजकल उसको म्यांमार कहते हैं। म्यान से मारो है। बहरहाल अपनी अपनी मर्जी की बात है। म्यान से मारो यानी म्यान एक तीर कमान की एक चीज होती है, उसको म्यान कहते हैं, उसमें तीर रख के मारा जाता है। म्यान से मारो, तो उन्होंने बर्मा से हटा के म्यांमार रख लिया। तो किसी ने कहा कि म्यांमार बर्मा का नाम हो गया है। मैंने कहा अच्छा म्यांमार रखा है, अगर मुझसे पूछते तो मैं इसका नाम ध्यान मार रखवाता। ध्यान मार यानी मार ध्यान से, यानी ध्यान से मार ताकि गोली जाया ना हो। ताकि वार खाली ना जाए, ध्यान से मार। और ये भी देख के मार कि किसी शरीफ को तो नहीं मार रहा, किसी मासूम को। हाँ कोई मूजी खतरनाक जानवर हो जो इंसान को डसता हो, काटता हो, उसके काटने से इंसान मर जाता हो, और
उसको अगर आप मारेंगे, उसको जितना मारेंगे आप, जितना उसको खत्म करेंगे आप, तो उतना लोग जिनको वो काट के, डस मार के और किसी भी तरीके से वो इंसान को हलाक कर देता, यूं कह लीजिए। तो हलाक करने वाले को, मूजी जानवर को मार दीजिए। अब मूजी जानवर अगर इंसान की शक्ल में हो और वो मूजी बन जाए, इंसानों को खाने लगे, इंसानों को मारने लगे, तो ऐसे मूजी जानवर को जो इंसान की शक्ल में हो उसको भी मार देना चाहिए। बहुत बुरा लगा। तो सल्तनत बरतानिया ने कब्जा कर लिया इंडिया के ऊपर। कई 100 साल का, तकरीबन 200 साल तो वैसे, वरना 300 साल से कम कब्जा नहीं रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्टली तो 200 साल तो बिल्कुल रहा। और जब बरतानिया पूरा तो वहां जा नहीं सकता था, थोड़े से लोग वहां पे गए थे, गवर्नर होते थे, बड़े बड़े लोग गए थे, बाकी तो वहीं के लोगों को सारा मुलाजिम रखा था। अच्छा, अब दुनिया का निजाम चलाने के लिए पुलिस की भी जरूरत होती है और फौज की भी जरूरत होती है। उन्होंने फौज भी जमा की, सारी फौजों को हर इलाके से लिया उन्होंने और देखा कि हर इलाके के लोग जो है वो जुट दे गए। हर इलाके के लोग जो है वो डेविएट कर गए, या धोखा दे गए, या भाग गए, या छोड़ गए, या ऐन मौके पर कोई ऐसा काम करने को कहा कि कुत्ता नहला दीजिए। उन्होंने, कुत्ते को तो हमारे मजहब में मना है नहलाना, हम नहीं नहलाएंगे। 5 फौजी खड़े थे, 4 फौजी चले गए जनाब, उसमें एक फौजी पंजाबी भी था। क्या तुसी फिक्र ही नहीं करो जी, एक खिदमत असी करावांगा, तुसी फिक्र ही नहीं करो। उस पंजाबी फौजी ने कुत्ते को धोला दिया, नहला दिया, सब पोटी शोटी सब साफ कर दी। अंग्रेज बहुत खुश हुआ। अंग्रेज ने कहा जूते पे पॉलिश करो। बहुत से इलाके के लोग कहने लगे भाई हम लड़ने के लिए आए, पॉलिश करने के लिए जूतों पे नहीं है। तो वाहिद फौजियों में इसी पंजाब के इलाके के फौजी रह गए, कहने फिक्र ही नहीं करो जी, असी तो ऐसा चमकावांगा, हाय 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 हाय, चमकावांगा, टक 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 करिए, तुसी खुश हो जाओगा, तुसी खुश हो जाओगे जी, तुसी फिक्र ही नहीं करो। यार ये कैसे लोग हैं यार। अब एक मरहला आया, ये हमले करते चले जा रहे थे और दुनिया को फतेह करते चले आ रहे थे। अब सऊदी अरब के अंदर सारा इलाका फतेह कर लिया जनाब। अब आ गया बीच में काबे का मसला। काबतुल्लाह शरीफ का, बच्चों काबतुल्लाह शरीफ का, कि काबे ईसाइयों ने जो अंग्रेज थे, उन्होंने भाई ये मुसलमानों की मुकद्दस जगह है, हम यहां गोली नहीं चलाएंगे। सिखों ने मना कर दिया, हिंदुओं ने मना कर दिया, तमाम ममालिक के लोगों ने मना कर दिया कि भाई ये काबे पे गोली यहां नहीं, यहां तो हम चला ही नहीं सकते, क्योंकि काबे पे तो फौज बैठी हुई है सऊदी, तो
मतलब ये कि गोली तो काबे में भी लग सकती है अगर हम चलाएंगे तो सबने मना कर दिया। आखिर में ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के जितने रहे ना, इनके पर दादा और पर दाना हुआ करते थे। उन्होंने पता ही क्या कहा, उन्होंने कहा की वाले तुम फिक्र ही नहीं करो जी, एक आम असी कराना था बस जी। अंग्रेज ने हुक्म दिया शॉट, तो जनाब उन्होंने बंदूक उठाई और अल्लाह तोबा, अल्लाह मेरी तोबा, और काबतुल्लाह, काबे में गोलियां चला के उसको काबे को छलनी कर दिया गोलियों से। तारीख में आपने कभी ये पढ़ा है बच्चों कभी पढ़ा तुमने ये तारीख में? तो ये किसने गोली चलाई? इसी फौज की अब जब बरतानिया ने देखा कि इससे ज्यादा वफादार फौज कोई नहीं है, तो फलस्तीनियों का उर्दून में कत्ल करवाया, सोमालिया में करवाया, यमन में करवा रहे हैं राहिल शरीफ से, और पाकिस्तान के अंदर हर फौजी से गैर पंजाबी का कत्ल करवाया इज्तिमाई तौर पर। कबायली इलाकों के अंदर पहले इस्तेमाल करते थे इस्लाम के नाम पे, जाओ कश्मीर को फतह कर लो, वहां भेज दिया 48 में। उसके बाद कबायलियों से लड़े नहीं है, लेकिन कबायलियों को मजहब का ऐसा चूरन इन्होंने दिया कि उसमें कबायलियों का इतना नुकसान हुआ, और उनको बचाने के लिए फौज को जाने का, कबायली इलाकों में घुसने का मौका मिल गया। बस फौज को एक दफा मौका मिलना चाहिए जैसे अंग्रेजों को मिला था। इस वक्त पूरे कबायली इलाकों में फौज का कब्जा है। न वहां बच्चों की इज्जत, बुजुर्गों की इज्जत, औरत, मां, बहन, बेटी, किसी की इज्जत महफूज नहीं है कबायली इलाकों में। NWFP का भी यही हाल है। वाहिद एक सूबा था जो पाकिस्तान में शामिल नहीं था 1947 के नक्शे में, वो था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को बंदूक के जरिए नवाब कालाबाग खान की हुकूमत थी, उनकी अपनी हुकूमत थी, सिक्का अपना था, करेंसी अपनी थी, एम्बेसियां उनकी अपनी थी। बलूचिस्तान को बंदूक के जोर पर पाकिस्तान में शामिल किया, और अब बलोच जब कहते हैं आजादी हमारी वापस करो, कब्जा वापस दो, तो उनको गद्दार कहकर उन पे जहाजों से बमबारी करवा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से बमबारी करवा रहे हैं, और उनका कत्लेआम बलोचों का कर रहे हैं। मासूम बलोच बेटियों की अस्मतें तार तार कर रहे हैं, बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं। कौन? यही मुसलमान फौजी पाकिस्तान के। 83 की तहरीक में, MRD की तहरीक में पूरे सिंध में इन्होंने कत्लेआम किया, इसी फौज ने सिंधियों का। सारे जागीरदार जो थे, आपने एक बात नोट की, भुट्टो से ज्यादा कोई मकबूल लीडर पाकिस्तान में गुजरा है?
बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी चलते हैं ना, मकसद पे आते हैं। नहीं हो रहा ना? भुट्टो की मौत पे कहीं कोई जलसा जुलूस हंगामा, कोई हड़ताल, पीपल्स पार्टी के कोई लीडर बाहर निकले, कोई लीडर निकला, इधर भुट्टो को फांसी हो रही थी और पीपल्स पार्टी के लीडर शादियां कर रहे थे अपनी। बेशरम। पीपल्स पार्टी का कोई लीडर भुट्टो के जनाजे में शरीक था? नहीं भाई। भुट्टो के जनाजे में पीपल्स पार्टी का कौन सा बड़ा लीडर शरीक था? कोई नहीं। भुट्टो को इसी फौज ने बेटा बनाया, दूध पिलाया, बड़ा किया, इस्तेमाल किया। जब मतलब पूरा हो गया तो फांसी पे चढ़ा दिया। सिंध के जो जागीरदार और वडेरे थे, उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदलकर, भुट्टो जब जेल में ही था जब ही वफादारियां तब्दील कर ली थी, नई नई पार्टियां बना ली थी, या नई नई पार्टियों में शामिल हो गए थे। और पीपल्स पार्टी जो मौजूदा पीपल्स पार्टी है, इसमें जो सरदार और ये वो हैं, इन सब के आबा और अजदाद की हिस्ट्री उठाओ, कोई जिया-उल-हक के पीछे नमाज पढ़ता नजर आएगा या उसकी शूरों का रुकन होगा? अरे सबसे बड़े तो पाकिस्तान के सदर और पीपल्स पार्टी के अब को चेयरमैन बने हैं, जाली वसीयत दिखा के भुट्टो को, बिलावल जरदारी को बिलावल भुट्टो बना दिया। यहां इन्होंने एक चलती भी रिवायत यानी बरतानिया में भी और मुल्कों में भी होगा, लेकिन बरतानिया में भी बच्चों का नाम वालिद के साथ लगाया जाता है, लड़की हो या लड़का। लेकिन यहां भुट्टो के खानदान की रिवायत ही बदल डाली, बेनजीर भुट्टो हो गई। अरे बेनजीर भुट्टो नहीं, बेनजीर जरदारी हुई वो। या दुख्तरे भुट्टो हुई, भुट्टो की बेटी। नाम अब लड़की का उस वक्त तक बाप के साथ नाम चलता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके शौहर के साथ उसको नाम लगता है। तो जब जरदारी से शादी हो गई तो बेनजीर भुट्टो अब बन गई क्या? बेनजीर जरदारी। अब बेनजीर जरदारी के नुतफे से जितनी औलाद पैदा हुई तो वो भुट्टो के नुतफे से पैदा हुई या जरदारी के नुतफे से पैदा हुई? बोले, जवाब दें। तो जब जरदारी के नुतफे से पैदा हुई तो वो जरदारी हुई या भुट्टो हुई? तोबा 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 तोबा, इससे ज्यादा मैं कुछ और वजाहत करूंगा तो गुस्ताखी हो जाएगी। गुस्ताखी बात सही है, लेकिन उसको गुस्ताखी में ले जाया जाएगा। नुतफा जरदारी से जरदारी ही पैदा होगा और नुतफा भुट्टो से भुट्टो पैदा होगा।
इन्होंने जितने सिंध के बड़े बड़े जागीरदार जिन्होंने गरीब सिंधियों को, हारियों को, किसानों को, मजदूरों को गुलाम बना रखा है, उनकी मां बहन बेटियों को जब चाहते हैं उठा के ले जाते हैं। जेलें इन्होंने अपनी जाति बना रखी हैं। पाकिस्तान में फौज मौजूद है। खुदा की कसम खा के बता रहा हूं, सिंध में वडेरे जागीरदारों की अपनी जेलें हैं। फौज, जब ये मुझे मालूम है तो फौज को नहीं मालूम होगा। फौज को यह मालूम होता है कि 90 पे एम किए एक कमरे में जो है वो एंटी एयरक्राफ्ट गन और टैंक और तोबा रखी थी। अल्लाह अकबर। 5-6 गाड़ियों का असला एक छोटे से कमरे में। एमक्यूएम वालों ने रख दिया। एमक्यूएम में कोई जादूगर नहीं है भाई कि जो इतने बड़े सामान को तसा कर दे। कोई तिलिस्माती अंगूठी भी नहीं है हमारे पास। मेरे कहने का मकसद यह है कि बलूचिस्तान को इन्होंने ताकत से इस्तेमाल वो कर लिया। एमआरडी की तहरीक में सिंधियों। अब आ जाइए, जो गुफ्तगू मैं करने जा रहा हूं वो सिंधियों से है। ऐ सिंध के रहने वालों, जमीन लिख लो। जमीन का मालिक, जमीन उसे बनाती है। जमीन अपनी धरती का बेटा, अपनी धरती का मालिक उसे बनाती है जो धरती पर आकर धरती में जम हो जाए। यानी पैदा भी वही हो, मरे तो वही मरे, दफन हो तो वही दफन हो। उसकी लाश डब्बों में बंद होकर दूसरे इलाकों में नहीं भेजी जाए। जो कमाए, यानी जो जमीन पर रहता है सिंध में जो कमाए वो पैसा सिंध में खर्च करे, किसी और इलाके ना भेजे। और अगर वो मुल्क से बाहर अमेरिका, बर्तानिया चला जाए और वहां से पैसे भेजे तो पैसे सिंध में अपने रहने वाले वालिदैन रिश्तेदारों को भेजे, किसी और सूबे में ना भेजे। तो किसी भी जमीन पर कोई एक नस्ल के लोग
हमेशा से कयामत तक नहीं रहा करते। ये तारीखी जुमला लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। किसी जमीन पर सिंधी भाइयों, किसी जमीन पर एक नस्ल के लोग सदियों गुजर जाने के बाद भी उस जमीन पर नहीं रहते। सिंधी भाइयों, बातें तुम्हें कड़वी लगेंगी, लेकिन अल्ताफ हुसैन सिंध का बेटा है। अल्ताफ हुसैन हिजरत करके आया, उसकी एक शनाख्त, उसकी एक पहचान मुहाजिर सिंध में बनी, लेकिन उसका जीना मरना, खाना पीना, रहना सहना, शादी ब्याह, जो कुछ भी है वो सूबा सिंध से वाबस्ता है। यानी मुस्तकिल बाशिंदा हो गया, परमानेंट सिटीजन हो गया, परमानेंट बासी हो गया, सिंध को अपना वतन बना लिया। जाहिर है बाहर से आया था, तो वो जबान नहीं थी जो सिंध में रहने वालों की जबान थी। जबान का फर्क था। आहिस्ता आहिस्ता जब दो जबानें मिलती हैं तो सदियों बाद उन दोनों के मिलाप से एक नई जबान बनती है। सिंधियों, हम सिंध से अब कहीं नहीं जाने वाले, हमारा जीना मरना सिंध से है। मुहाजिर पूरी तरह से सिंध के बेटे हैं, मुहाजिर हर तरह से सिंधी हैं। सिंधी मुहाजिर का फर्क, सिंधी मुहाजिर का फर्क, सिंधी मुहाजिर का फर्क अल्ताफ हुसैन ने नहीं डाला था। आइए मैं आपको बताऊं, ये भी अंग्रेज की साजिश थी कि उसने अपनी फौज को, ये पाकिस्तान जो बना, ये अवाम का पाकिस्तान नहीं, ये फौज का पाकिस्तान था, और आज तक फौज का पाकिस्तान है, और इसे आज तक बरतानिया और अमेरिका की हिमायत हासिल है। बलोचों पर कत्ल हुआ, सिंधियों पर कत्ल हुआ, बहुत सिंध और बलोचिस्तान में कत्ल होता है, कत्लेआम जारी है, जहाजों से बमबारी होती है, CNN पे कोई खबर नहीं आती, BBC रेडियो कुछ नहीं बोलता, स्काई न्यूज पे खबर नहीं आती। इसका मतलब है कि ये ममालिक की पाकिस्तानी फौज को हिमायत हासिल है। लेकिन तालिबान एक गोली चलाते थे रूसियों के खिलाफ, तो उनकी तस्वीरें CNN भी, स्काई भी और BBC भी नशर करता था, इसलिए कि अमेरिका, बरतानिया और वेस्ट की हिमायत पाकिस्तानी फौज को हासिल थी। पाकिस्तानी फौज सारा असला, पैसा, डॉलर्स
इन ममालिक से लेके तालिबान को दिया करते थे, तो तालिबान की जरा सी खबर भी वो अमेरिका में आ जाती थी, लेकिन बलोचों, मुहाजिरों, सिंधियों की के जेनोसाइड की खबर आज तक नहीं आई। उसकी वजह यह है कि सिंधियों को बहकाया, वर्गलाया गया। लेकिन कल जो सिंधियों ने सिंध की जमीन, सिंध के जजायर, सिंध की जमीनों पे तेल पर, गैस पर, बहरिया टाउन की शक्ल में, डीएचए की शक्ल में सिंध की जमीनें, जो सिंध के ही वडेरे जागीरदार फौज को बेच रहे हैं, उसके खिलाफ जो मुजाहरा किया है, मैं तमाम ऐसे सिंधियों को ऐसा मुजाहरा करने वालों को जो हम न कर सके, वो तुम पुराने सिंधी जो है उन्होंने किया। मैं पहले इससे आगे बढ़ूं, मैं तुम्हें सलूट तो पेश कर दूं, मैं तुम्हें सलूट पेश करता हूं। तमाम सिंध के जजायर, तमाम सिंध के जजायर, सिंध के जजायर, सिंध के जजायर, सिंध की बहरिया टाउन, सिंध का डीएचए, सिंध के तेल, सिंध की गैस, अब इंशाअल्लाह सिंधी जाग गए हैं। अब जहां जहां पंजाब की हुकूमत, फौज ने जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, एक एक जमीन अब इंशाअल्लाह सिर्फ सिंधी बोलने वाले नहीं, उर्दू बोलने वाले और सिंधी बोलने वाले मिलकर सिंध से इस तमाम कब्जे को छुड़ाकर सिंध को आजाद कराएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अपने बहादुर सिंधी बेटे भाइयों को, माँ बहनों को, सब उनकी खिदमत में, माँ बहनों की खिदमत में आदाब। और माँ बहनों, बेटियों, तुमने जो काम किया है, भाइयों से बढ़कर काम किया है। भाइयों ने जो काम किया है वो बहादुरों से ज्यादा बढ़कर काम किया है। ऐसे तमाम सिंधी भाइयों ने जिन्होंने कल शानदार बहरिया टाउन पर मुजाहरा करके पुरअमन मुजाहरा किया जो है, उस पर मैं उन्हें सलूट पेश करता हूं। तमाम सिंधी भाइयों को अल्ताफ हुसैन का सलूट। सिंध की आजादी का आगाज हो चुका है, लेकिन उर्दू और सिंधी बोलने वाले का फर्क मिटाना होगा, क्योंकि दोनों सिंध के बाशिंदे हैं और अंग्रेज की चाल है डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और हुकूमत करो। पंजाब, सिंध पे कब्जा पंजाब का, फौज का जो हुआ है वो सिंधी महाजरों की लड़ाई करा के तो हुआ है। बहरिया टाउन में मुजाहरा पुरअमन था, हर जगह मुजाहरा पुरअमन था, लेकिन 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 आपने देखा सिंध की रेंजर्स कहां थी, सिंध की पुलिस कहां थी, है बहरिया टाउन तक लोग पहुंचे गए थे, सिंध की फौज कहां थी? इसलिए
कि इनको वहां तक जाने दो और इनके पीछे अपने किराए के तकरीबकार भेजकर वहां आग लगाओ और आग लगवा कर कारे जलवा कर तोड़ फोड़ करके सारा इल्जाम सिंधियों पे मुजाहरा करने वालों पे डाल दो। कोई एक भी मुजाहरा करने वाले ने आग नहीं लगाई। ये फौज के मुखबिरों ने, फौज के किराए के कातिलों ने ये आग लगाई है सिंधियों को बदनाम करने के लिए। लेकिन अल्ताफ हुसैन मेरे सिंधी भाइयों, इनकी बातों को, इनकी चालों को तुम्हारे अल्ताफ भाई से ज्यादा कोई नहीं जानता। याद रखो मेरे सिंधी भाइयों, तुमने अल्ताफ हुसैन को दिल से अपना समझा तो याद रखो, अल्ताफ हुसैन जो कहता है वो करता है। आपने देखा कि शुरू से कैसी साजिश की पंजाबियों ने। भुट्टो को गले लगाया, उसको इधर हम, उसके मुंह से इधर हम उधर तुम का नारा लगाया। आधा मुल्क मर गया, टूट गया, चला गया। मैंने कहा था पैदा होते हैं मरते भी हैं, पाकिस्तान आधा मर चुका है, बाकी आधा बाकी है। बाकी का काम इंशाअल्लाह सिंध के गैरतमंद बेटे, बलोच, शर्मचार, उर्दू बोलने वाले सिंधी, वो भी अब सिंध के बाशिंदे हैं, उनको कहीं नहीं जाना सिंध से। जिस मुहाजिर को सिंध से जाना है और वो अपने आप को सिंध का मुस्तकिल बाशिंदा नहीं समझता, वो उस सूबे में चला जाए जिस सूबे को वो अपना सूबा समझता है। सिंध के अंदर सिर्फ मुस्तकिल बाशिंदा जो कमाएगा वहीं खर्च करेगा। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि भुट्टो को बेटा बना के, वजीर आजम बना के, अब आप देखिए भुट्टो से आइन बनवाया। आप मुझे इस लॉजिक को बताइए, सिंध में, बलोचिस्तान में, पंजाब में, सरहद में क्या गांव, गोद, देहात नहीं है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्या पेशावर, क्या रावलपिंडी, लाहौर, क्या कोयटा, यानी मैंने चारों सूबों के नाम लेके, बड़े बड़े शहरों के नाम लिए, यहां के लोगों का तालीमी रेशो ज्यादा नहीं है। पूरे बलोचिस्तान में दूर दूर स्कूल ही नहीं है, मीला मील चले जाएं आप, सैकड़ों मील कोई स्कूल नजर नहीं आएगा बलूचिस्तान में। इसी तरह सिंध में चले जाइए, सारे सिंध के स्कूलों को अस्तबल बना दिया है सिंध के वडेरे और जागीरदारों ने। क्यों? वहां महल्लात बनाए हैं, क्योंकि सिंध के फौजी वहां जाते हैं, शिकार खेलते हैं, अरब के शेख आते हैं, उनके साथ तिलोर का शिकार खेलते हैं, वो तिलोर खाते भी हैं और दूसरा काम भी करते हैं, और उनके साथ बचाया हिस्सा कुछ फौजियों के, ये जो फौजी जात उनकी सरपरस्ती में, उनकी हिफाजत में जाते हैं ना, इनके हिस्से में भी कुछ ना कुछ आ जाता है, कुछ खाने का भी आ जाता है, कुछ कुछ। हाँ, बाकी आप समझते हैं, सब सुन रहे हैं,
तो ज़रा एहतियात से गुफ्तगू करनी पड़ती है। तो अब आप देखिए, मैं ये कह रहा था कि पेशावर में क्या आपको पढ़ने वालों का रेशो ज़्यादा नहीं मिलेगा, लाहौर में पढ़ने वालों का रेशो ज़्यादा नहीं मिलेगा, कराची यानी सूबा सरहद के शहरों में, बलूचिस्तान के शहरों में, लाहौर पंजाब के शहरों में, सरहद के एपी के शहरों में रहने वाले जो हैं उनमें तालीम का रेशो ज्यादा होगा, और दूर दराज इलाकों, गांव गोठों में रहने वालों को उनको अलिफ बे ते यानी वहां की जबान का ABCD भी नहीं आता होगा। तो अगर फौज का ये इरादा यकीन होता और ये ख्वाहिश होती कि कोटा सिस्टम हम पूरे पाकिस्तान में नाफिज कर दें ताकि 60% बलूचिस्तान के लोगों को, 60% पेशावर के लोगों को, 60% लाहौर पंजाब के लोगों को, 60% सिंध के लोगों को हिस्सा मिले और शहर के लोगों को 40% हिस्सा मिले, 10 साल तक ये नाफिज रहेगा। इस अरसे में इंशाअल्लाह शहर और देहात बराबर बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये कोटा सिस्टम कब नाफिज हुआ था? 1973 1974 में। ये कोटा सिस्टम जब नाफिज हुआ था तो अल्ताफ हुसैन की उम्र क्या होगी? अल्ताफ हुसैन तो उस वक्त स्कूल का तालिब इल्म, प्राइमरी का था, सेकेंडरी का भी नहीं था। फिर इस कोटा सिस्टम को, भुट्टो को जब गिरफ्तार किया तो ज़िया-उल-हक की हुकूमत आई। अब आप देखिए, भुट्टो को फांसी दी, लेकिन 10 सिंधियों को खुश करने के लिए सिंधियों को के वडेरों के मुंह में जबान डालने के, तुम सिंधियों में जाके कहो ज़िया-उल-हक बहुत अच्छा है, देखो सिंधियों के लिए इसने क्या कहा। ज़िया-उल-हक ने 10 साल के लिए इसमें और इजाफा कर दिया। और आज जब अल्ताफ हुसैन आपसे गुफ्तगू कर रहा है, 74 साल गुजर गए हैं मेरे सिंधी भाइयों, सिंध में ये कोटा सिस्टम सिंध में नाफिज है। 60 और 40% का जो अल्ताफ हुसैन ने नहीं, मुहाजिरों ने नहीं, फौज ने किया था। तो अब आप ईमानदारी से बताओ, ये 40 और 60 10 साल के लिए किया था, अब 70 साल तक ये कायम है। तो बताओ इस फर्क को, जब कोई मुहाजिर मुझसे कहेगा कि भाई ये कब खत्म होगा, मैं क्या जवाब दूं सिंधी भाइयों? मैं क्या जवाब दूं? तुम मेरी जगह होते क्या जवाब देते? आप सिंध की हुकूमत आप देख लीजिए, सिंध में जो हुकूमत है आप देख लीजिए और काउंट कर लीजिए कि कितने विफाकी और कितने सूबाई वजीर जो है गैर सिंधी हैं, उर्दू बोलने वाले, आप देख लीजिए। ये फर्क रहेगा जब तक सिंध का वडेरा जागीरदार रहेगा, वो फौज का एजेंट बना रहेगा और सिंधी और मुहाजिर को, उर्दू बोलने वाले सिंधी को कभी एक सिंधी नहीं बनने देगा। और ये सिंधी
और महाजिर का मसला ऐसा हो गया है कि ये साइंस का अमल हो गया है। देखिए, हमेशा एक छोटी चीज छोटी मिकदार में जो पानी में हल हो जाती है वो हल हो जाती है। आप एक गिलास लीजिए, एक गिलास और एक चमचा और शक्कर चाहिए मुझे। अभी लाइए, मैं अभी दिखाता हूं। शक्कर चाहिए मुझे चमचा चाहिए। मैं साइंस पे बात कर रहा हूं मेरे सिंधी भाइयों और महाजरों, तुम्हारे लिए भी है। सिंधी भाइयों के लिए नहीं, सिर्फ महाजरों तुम्हारे समझने के लिए भी है। बाकी तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करो। मेरी उम्र हर गुजरते दिन के साथ एक रोज बढ़ रही है। जब तक मेरी सांसें हैं, मैं एक सिंधी महाजिर को एक करने की जद्दोजहद करता रहूंगा और सिंध की आजादी के लिए एक होकर लड़ने की जद्दोजहद के लिए पैगाम रसानी करता रहूंगा। लेकिन अगर मैं मर गया तो कौन सा अल्ताफ हुसैन लाओगे? ये देखिए, ये गिलास आ गया। ये देखिए, ये गिलास आ गया। ये गिलास, ये चमचा, ये चीनी, ये शुगर, ये मैंने एक चमचा डाली इसमें। ये देखिए, मैं उसमें मिला रहा हूं। ये मिल गई, लेकिन दूसरा चमचा डाला, मिल गई। तीसरा चमचा डाला, मिल जाएगी, मिल गई। अब जरा देर लग रही है मिलने में। चौथा, पांचवा, छठा, अब ये 6 चमचे डाल दिए मैंने। अब मैं हिलाता रहूंगा, देखें कब मिलती है ये साइंसी बात बता रहा हूं आपको, और ऐसा ही होता है। अब ये देखिए, ये मिली नहीं रही अब ये देखिए नीचे बैठ गई। नजर आ रही होगी आपको बैठी हुई नीचे, ठीक है ना। लेकिन ये तो मैंने 6 चमचे डाले, लेकिन अगर आप इसके अंदर आप जितना पानी है इतना ही डाल देंगे आप, पानी के बराबर, तो आप चलाते रहेंगे ऐसे। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं, आप जो बैठने का रेशो था ज्यादा, ये महलूल, इसको महलूल कहते हैं, सॉल्वेंट। इसको पानी है, ये सॉल्वेंट है। ये इस सॉल्वेंट में अब ये सॉल्यूशन बन गया, शक्कर और पानी का सॉल्यूशन। अब जब शक्कर इसमें घुलना बंद हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि सॉल्वेंट का, हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। अंग्रेजी में सैचुरेशन कहते हैं, सैचुरेशन, नाकाबिले हल, मैं इसको कह दूं नाकाबिले हल सॉल्यूशन। बाकी आप डिक्शनरी में देख लीजिए, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इसको मिलाने के लिए
इसको मिलाने के लिए शक्कर और पानी को एक सा करने के लिए कि ना शक्कर रहे ना पानी रहे, आग देनी पड़ेगी, तो ये शीरा बन जाएगा। और मैं यही चाहता हूं कि हम और सिंधी आपस में इस तरह मिले कि शीरा बन जाए और सिंध के बच्चे बच्चे, गरीब, हारी, किसान, मजदूर, हर किसी को शीरा शीरा कर दे, हर किसी को खुशहाल कर दे। शीरनी हमेशा खुशियों के मौके में बांटी जाती है। मैं चाहता हूं कि ये फर्क खत्म हो जाए। मैं और भी बहुत सी मिसालें दे सकता था। मैं भुट्टो के जमाने के फसादात भी और पक्का किला के फसादात और 30 सितंबर के फसाद, मैं बहुत बातें कर सकता था, लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि हमें लड़ाने वाला कोई और था, ना सिंधी था। अगर सिंधी होता तो जैसे ही हम सिंध में आए थे तो सिंधी हमें खाना खिलाने के बजाय हमें मारता, लेकिन सिंधी ने हमें नहीं मारा, हमें गले से लगाया। हमसे कोई गलती हो गई हो सिंधी भाइयों तो मैं माफी मांगता हूं। महाजरों को से अगर कोई नाराजगी है तो माफ कर दो। मिल जाओ, मिल जाओ। सिंध हिंदुस्तान पे कब्जा बरतानिया का था, उसने पाकिस्तान पे कब्जा ही नहीं किया। हमें हिजरत करवाई, तकसीम करा के और सिंध में बसाया और सिंध में लगा दिया। अब हम हिजरत करने वाले नहीं हैं, अब हम सिंध के साथ मिलकर रहेंगे, जब यही दफन होंगे और अब हम मिलकर सिंध को आजाद कराएंगे। शाबाश महाजरों, तुम भी होश के नाखून लो, सिंधियों से सबक सीखो कि हक के लिए मैदान में आना पड़ता है, जाने देने के लिए, कुर्बानियां देने के लिए। बहुत कुर्बानियां दी, शोहदा कब्रिस्तान बन गया, लेकिन हम मंजिल से करीब आने के बजाय मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दारों की वजह से, जिन्हें आज बैरिया टाउन में किके मार के बाहर निकाल दिया गया। मैं मुहाजिरों तुम्हें भी इतना बहादुर चाहता हूं कि ये मुहाजिरों के नासूर, मुहाजिरों को कमजोर करने वाले सिंध के सिंधी इलाके या जहां उर्दू बोलने वाले जिस जगह अक्सरियत में ये जिस जगह पहुंचे, इनको वहां से कहो वापस अपने घर जाओ। क्या ख्याल है? सिंधियों, महाजरों, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। मेरी जिंदगी में कोशिश कर लो, अल्लाह जिंदगी का जानता है। बाकी दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह से दुआ करो मेरी जिंदगी की। मैं मुहाजिरों के हुकूक तो चाहता हूं, लेकिन सिंध के 100% हुकूक गरीब सिंधियों, किसानों, हारियों, मजदूरों के चाहता हूं। और वडेरों को एक ट्रेन में भरकर पंजाब भेज दूंगा इंशाअल्लाह, GHQ भेज दूंगा या आपपारा भेज दूंगा, अगर मैं जिंदा रहा तो। शाबाश सिंधियों, तुम्हें एक दफा और सलाम। फिर इंशाअल्लाह तुमसे बात होगी। तो शीरा बनेगा
वो ना पानी रहेगा, वो ना शक्कर रहेगी। एक ज़माना आएगा सिंधी उर्दू बोलने वाली ज़बानें, सकाफत, एक दूसरे से शादियां होंगी, बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, आना जाना होगा जैसे पहले होता था। आहिस्ता 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 हम मिलके एक हो जाएंगे। अच्छी बातें सिंधी की ज़बान की हम ले लेंगे, उर्दू ज़बान की आप ले लेंगे। इस तरह हम सब मिलके एक नई सकाफत, एक नई ज़बान, एक नई तहजीब हम मिलके जन्म दे लेंगे। वो भी सिंधी की होगी, अल्ताफ हुसैन की नहीं होगी। वो किसी मुहाजिर की नहीं होगी, वो सिंध की तहजीब होगी। मेरे भाइयों, दुनिया में हर तहजीबें कल कुछ थी, आज कुछ हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई और हम जमीन पे अब तक यही फैसला नहीं कर चुके हैं कि हम एक होना चाहिए या नहीं। हम इसी में उलझे हुए हैं। खुदा के लिए इससे बाहर निकलिए। ये मेरी दरख्वास्त है, इल्तिजा है। मुझे बहुत खुशी हुई। और अब महाजरों, मैं देखता हूँ कि आप सिंधियों से जो बहादुरी का कल मुजाहरा किया है, ऐसा मुजाहरा अब अगर सिंधी जज़ायर जो बेचे गए हैं उसको वापस लेने के लिए जब जाए तो उर्दू बोलने वाले सिंधियों तुम भी साथ में जाना। मेरे पास बहुत खून आए कि हमें पता नहीं था, हमें पता होता तो हम भी जाते। कसम खुदा की मेरे पास आए हैं फोन, ये इत्तलात आई है। बोलो बोलो, एक होना चाहते हो? उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, एक होना चाहते हो? एक होना चाहते हो? नहीं? हाँ हाँ, दिल से दिल से दिल से आओ, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। इजाजत इजाजत, खुदा हाफिज।